नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में देख रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट पार्ट को देख लिया था। फिर हम लोग हिस्ट्री में एंटर किए थे और हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिएवल इन दोनों के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री का 3 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था इससे पहले। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसको शामिल किया गया है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर सारे जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करवाया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक वो भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट पार्ट को हम लोग देखेंगे। एक ही वीडियो में आज इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिटेल के साथ कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वाइसराय, ठीक है। जेम्स एंड्रूज रम्बे भारत के किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड डलहौजी। तो जेम्स एंड्रूज रम्बे जो है बेसिकली ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो पहले क्या था कि बंगाल के गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर वो जो है 1758 से 72 के बीच में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। और पहला जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और ये जो गवर्नर था ये 1758 से 60 के बीच में 2 बार रहा था, 1758 से 60 और 1765 से 67 के बीच में, ठीक है। फिर 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसको जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसका जो है नॉमेनक्लेचर जो है चेंज हो गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ, तो 1772 से लेकर के 1833 तक जो है ये जो है गवर्नर जनरल चलता है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है वो वारेन हेस्टिंग्स बनता है, ठीक है। और ये जो है 1772 से लेकर के 1785 तक यह गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये जो 1833 से लेकर के ये जो व्यवस्था है 1857 तक चलती है, ठीक है। तो इस तरह जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बनता है फर्स्ट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक बनता है। और लास्ट जो बनता है वो बनता है लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या होता है कि 1857 की जब विद्रोह होता है तो फिर ब्रिटिश महारानी जो होती है वो गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बना देती है। तो इस तरह जो है प्रथम वाइसराय जो है, प्रथम वाइसराय जो है वाइसराय 1858 से लेकर के ये व्यवस्था चलती है 1947 तक, टिल आज़ादी तक, ठीक है। और तो इस तरह जो है प्रथम वाइसराय जो बनता है वाइसराय, ये लास्ट गवर्नर जनरल होता है और वही जो है वाइसराय बन जाता है। तो प्रथम वाइसराय जो है लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वाइसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, ठीक है। फिर क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद, अब 1947 में स्वतंत्र हो जाता है, तो स्वतंत्रता के बाद जो है इसमें आप 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन रहता है? पहला, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो ये होता है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? तो आप जानते हैं सी राजगोपालाचारी,
ठीक है। तो पहला तो आप इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड गवर्नर जनरल होंगे या वाइसरॉय होंगे तो उनके बारे में हम लोग डिटेल देख लेंगे। तो इस तरह जो है हम लोग पूरा देख लेंगे और लास्ट में अगर कुछ गवर्नर या वाइसरॉय बचेंगे तो उनको हम लोग अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय के क्रम पर विचार कीजिए, ठीक है। तो मैसूर, झांसी, पंजाब, सतारा। तो इस बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो विलय जो हुआ था, तो डॉक्टर्स ऑफ लैब्स की तरह जो है इसमें विलय हुआ था। और इसमें आप याद रखिएगा कि झांसी जो है 1853 में, मैसूर जो है वो 1799 में, और पंजाब जो है 1849 में, और सतारा जो है 1848 में, ठीक है। तो इस तरह इसका विलय हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा मैसूर एक, फिर 1848 सतारा यानी चार, चार तो नहीं रखा, कोई नहीं, इसको बना देते हैं एक चार, फिर आ जाएगा पंजाब यानी तीन और दो। तो इस तरह ऐसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये जो तीनों हैं, झांसी, पंजाब और सतारा, ये जो है डलहौजी के डॉक्टर्स ऑफ लैब्स के तहत जो है इनको यह मिलाया गया था। तो हम लोग डलहौजी आया है तो डलहौजी के बारे में हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं, ठीक है। तो डलहौजी जो था बेसिकली, इसका जो शासन था डलहौजी का 1848 से लेकर के 1856 तक इसका शासन था, ठीक है। और इसके टाइम में जो है सेकंड आंग्ल सिख युद्ध होता है, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध होता है, ठीक है। और पंजाब का इसमें विलय कर लेता है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है बेसिकली तीन युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम जो है रामनगर का युद्ध होता है, रामनगर का युद्ध। सेकंड जो होता है चिलियावाला का युद्ध। और थर्ड होता है, थर्ड युद्ध जो होता है गुजरात, गुजरात का युद्ध बोलते हैं, यानी गुजरात में यह होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है सेकंड आंग्ल सिख युद्ध में तीन बेसिकली इसमें युद्ध लड़े जाते हैं। और 1852 में जो है लॉर्ड डलहौजी जो है इनाम कमीशन की स्थापना करता है, इनाम कमीशन की स्थापना करता है, ठीक है। और जिसका उद्देश्य होता है भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उससे छीनना। मतलब जो भी भूमिकर रहित जागीर जो होते थे उसको पता कर लेते कौन कौन है और उसका वो चुनते था, ठीक है। और डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स लाया था। और इसके तहत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स के तहत जो है सात राज्य को इसमें मिलाया था। तो वो सात राज्य जो है इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो था सतारा को मिलाया था, और सतारा को जो है 1848 में मिलाया था। फिर जैतपुर को मिलाया था, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है। तो ये सात हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। और जैतपुर और संभलपुर को जो मिलाया था वो 1849 में मिलाया था, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अ, अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह उस समय थे। तो अवध को कुशासन के आरोप में, कुशासन के आरोप में इसको भी अवध को भी अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके टाइम में डलहौजी के टाइम में एक वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच, जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। इसको आप ध्यान रखिएगा। डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, भारत में रेलवे का जनक, ठीक है। इसके अलावा जो है डलहौजी के टाइम में 1854 में
1854 में जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट, इसको याद रखिएगा। फिर जो है इसके टाइम में ही पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई थी, और जो है इसके टाइम में लोक सेवा विभाग, लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई थी कब? 1854 में। इसके टाइम में ही कोलकाता और आगरा के बीच में पहली पहली बार जो है बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके टाइम में ही ये शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो था बेसिकली आप जान रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाया था, मतलब साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, और इसने जो है लगभग भारत के 12.5% क्षेत्र को इसने विलय कर लिया था। ठीक है, और इसने क्या किया था कि भारतीय राजा से जितने भी उपाधि थी, पेंशन थी, सब छीन लिया था। तो उपाधि हो गया, पेंशन हो गया, सब इसने छीन लिया था। और इसी के टाइम में जो है पंजाब से कोहिनूर हीरा इसने प्राप्त किया था, पंजाब से कोहिनूर हीरा, तो यही प्राप्त किया था। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता था, वो डिस्पैच, उसको इसने लाया था। इसके टाइम में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि संथाल विद्रोह वगैरह जो हुआ था, इसी के टाइम में हुआ था। और फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी रुड़की में, वो भी इसी के टाइम समय में हुआ था। तो डलहौजी के बारे में इतना चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राजा दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, यह नियम भारत में कब लागू किया गया? तो यह जो है बेसिकली 1858 में यह नियम लागू किया गया है। ठीक है, 1858 में। 1858 का जो समय होता है वो बेसिकली केनिंग का समय होता है। तो लॉर्ड केनिंग के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। हम लोग इसी तरह कंप्लीट करेंगे हर एक जितने भी गवर्नर जनरल है और वाइसराय है। ठीक है, जिसका भी रहेगा तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लॉर्ड केनिंग के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड केनिंग जो था 1856 से लेकर के 1862 तक यह रहता है। और यह जो है आप जानते हैं कि यह भारत में कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी देख लिया था डिटेल में। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है यही रहता है, और फर्स्ट वाइसराय। तो पहला चीज तो ये इंपॉर्टेंट था इसके समय का। ठीक है, और जो हमारा 1857 की जो क्रांति होती है वो इसी के समय होती है। और केनिंग के समय जो है 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जाता है, जिसके तहत पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो खत्म कर देता है, और उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं, उच्च न्यायालय। और ये उच्च न्यायालय जो है कहाँ का बनाए जाते हैं? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। यहाँ जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और 1866 में जो है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1866 में जो है आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, लेकिन बाद में 1875 में जो है इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो अब वर्तमान उच्च न्यायालय जो देख रहे हैं इलाहाबाद, उसी के समय का यह है। ठीक है, फिर है 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह कानून, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको लागू कराया जाता है। और इसको लागू कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत इसमें सपोर्ट किया था। ठीक है, और इसके टाइम में जो है पैतृक संपत्ति से जो कानून बनाया गया था, जो जिसे बोला जाता था धार्मिक असुविधा कानून, ये जो 1856 में इसी के टाइम में आया था। 1857 में कैनिंग के समय ही जो है कैग, जो महालेखा परीक्षक का जो पोस्ट था, इसी समय यह क्रिएट किया गया था। ठीक है, और 1857 में
सॉरी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट का जो पद होता है ये 1858 में जो है पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि 1858 में मैकाले द्वारा जो है एक एक दंड संहिता लाया जाता है। दंड संहिता 1858 इसको कानून बना दिया जाता है और 1859 में जो है अपराध विधान संहिता जो है यह लागू हो जाता है। फिर क्या होता है, ये जो विलय राज्य विलय की जो नीति थी उसको, इस प्रणाली को इसमें खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि डॉक्टर्स ऑफ जो लैब्स था उसको इसमें खत्म कर दिया जाता है 1857 के बाद, इसी के समय में होता है। और इसके टाइम में एक चीज याद रखिएगा, 1861 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पारित होता है और साथ साथ पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की जाती है। ठीक है, तो ये सब हो गया, ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग के बारे में। और दो चीज इसमें ये याद रखिएगा कि इसके समय में जो है रॉयल रॉयल कमीशन और पील कमीशन, ये दो इसमें गठित की जाती है। रॉयल कमीशन जो है जातीय आधार पर बांटने पर इस कमीशन को लाया जाता है। और पील कमीशन जो है 1857 की क्रांति, जो 1857 की जो क्रांति होती है तो उस पर वह जो है सैनिक सुधार पर बेसिकली जो है यह पील कमीशन लाई जाती है। तो ये जो हम लोगों ने देख लिया, केनिंग के बारे में डिटेल देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा लॉर्ड केनिंग के टाइम में हुआ और 1856 में यह हुआ था। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है वो बेसिकली पूछता है। विश्वविद्यालय आयोग लिप्टन, सहायक संधि वेलेजली, सती प्रथा निषेध बेंटिक, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो विश्वविद्यालय आयोग जो है वो लिप्टन के टाइम में नहीं बनाया गया था, बल्कि यह कर्जन के टाइम में बनाया गया था। ठीक है, और यह जो है विश्वविद्यालय आयोग 1902 के आसपास यह बनाया गया था। तो हम लोग अब इसके बारे में देख लेते हैं, कर्जन के बारे में। जब कर्जन का आया तो हम लोग कर्जन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्जन के बारे में हम लोग डिटेल स्टार्ट करते हैं। कर्जन जो है 1899 से 1905 तक यह 1899 से 1905 तक यह वायसराय होता है। ठीक है, और इसके समय में पहला चीज याद रखिएगा कि भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम ये पारित होता है। ठीक है, और इसके समय में 1900 कुछ आयोग बनाए गए थे, उस आयोग को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो आयोग था मॉनक्रिफ मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया जाता है। सिंचाई आयोग। ठीक है, और रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बनाया जाता है रेलवे आयोग। फिर फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, और रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग। तो ये पूछा जाता है। अच्छा, हम लोग ये भी देख लेते हैं साथ साथ, जो मैनक्रिफ की अध्यक्षता में जो सिंचाई आयोग बनाया जाता है वह 1901 में बनाया जाता है। रॉबर्टसन के अध्यक्षता में जो रेलवे आयोग बनाया जाता है 1902 में बनाया जाता है। फ्रेजर के अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग बनाया जाता है वो भी 1902 में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे इन सबको। और 1904 में जो है विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम पास होता है 1904 में। ठीक है, और इसके टाइम में जो है कर्जन के टाइम में भारतीय पुरातत्व विभाग, इसके टाइम में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसके समय में ही 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है।
ठीक है। और इसके टाइम में एक याद रखिएगा कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की जाती है। और इसके टाइम में जो है 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन। और इसका घोषणा कब की जाती है? 19 जुलाई 1905 को। नहीं, योजना को लागू की जाती है, सॉरी, योजना को जो लागू की जाती है वो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू की जाती है। ठीक है, घोषणा की जाती है, इसके निर्णय की घोषणा की जाती है 1905 में। और इसमें जो है बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया जाता है। तो बंगाल को दो प्रांतों में बांटा जाता है कर्जन के टाइम में ही। एक हो जाता है, एक में आ जाता है पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल प्लस असम, और दूसरा में आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कर्जन के बारे में ये सब ध्यान रखिएगा। कर्जन के टाइम में एक चीज और याद रखिएगा, जो पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन मार्शल, तो इनकी अध्यक्षता में ही यह करवाया गया था। और ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा यह कहा गया था कि यह दूसरा औरंगजेब है, कर्जन जो है दूसरा औरंगजेब है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने कहा था कि कर्जन जो है भारत का दूसरा औरंगजेब है, दूसरा औरंगजेब। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के टाइम में जो है बी डी सावरकर का मित्र मेला, मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। तो ये सब जो था कर्जन के बारे में हम लोगों ने इतना डिटेल देखा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा फूट डालो व राज करो की नीति अपनाई गई थी? तो भारत के किस वायसराय द्वारा यह फूट डालो व राज करो की नीति अपनाई गई थी? ऑप्शन है बेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और चेम्सफोर्ड। तो यह जो है लॉर्ड मिंटो द्वारा जो है यह मतलब फूट डालो और राज करो की नीति वाला जो है यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था कि इसमें लॉर्ड मिंटो सेकेंड है, बेसिकली ये लॉर्ड मिंटो सेकेंड। और इसके टाइम में जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली इंट्रोड्यूस हुआ था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इसी में जो है फूट डालो और राज करो की मतलब बेसिकली जो है नीति अपनाई गई थी। एक्चुअली क्या होता है इसमें कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और ये तो आप जानते होंगे कि किसके द्वारा की जाती है? तो आगा खां और प्लस सलीमुल्लाह खां। ठीक है, और 1900 इसी टाइम में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में ही 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का जो विभाजन होता है वो सूरत अधिवेशन में होता है और इसी के टाइम में होता है। ठीक है, और इसी में जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900 मार्ले, एक मिनट लिख देता हूं मैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 यह लाता है। और इसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर देता है। और इसी से द्वारा जो है फूट डालो और राज करो की नीति ये शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ऐसा कहा था कि हिंदुस्तान का हर निवासी जो है वो भ्रष्ट है। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। और एक बेसिकली इसने हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट इसलिए बोला था कि इसका ऐसा मानना था कि भारतीयों को जो है प्रशासन की समझ नहीं है, इसलिए इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, कॉर्नवालिस को हम लोग देख लेते हैं। कॉर्नवालिस, ठीक है,
कॉर्नवालिस का जो 2 टाइम ये शासन करता है, जिसमें 1786 से 1793 के बीच और 1805 में। ठीक है। और इसके टाइम में जो है सबसे पहली बात तो है कि अस्थाई बंदोबस्त की जो लाता है, अस्थाई बंदोबस्त का जो इंट्रोड्यूसर होता है यही होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके टाइम में जो है ध्यान रखिएगा कि बनारस में बनारस में जोनाथन डंकन जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है इसके टाइम में। फिर भारतीय सिविल सेवा का पिता जो है इसे कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का पिता। और भारतीय पुलिस सेवा और न्यायिक सेवा, इसके भी पिता भी इसे ही कहा जाता है। और इसने जो है सिविल सेवा में आचार संहिता लाया। सिविल सेवा में इसने आचार संहिता लाया। इसके टाइम का एक इम्पोर्टेंट है कॉर्नवालिस का कोड ऑफ कंडक्ट लाया था। इसमें जो है उपहार लेने से मनाही की गई थी, ब्यूरोक्रेट्स को उपहार लेने से मनाही। और इसमें जो है प्रशासन में दक्षता कैसे ली जाए उसमें इसमें बेसिकली था ये। ठीक है। और जो है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो इसी के समय में हुआ था। और कब हुआ था थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध? तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और इसके बीच में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और जो है अस्थाई बंदोबस्त, जो जैसे मैंने बताया, तो 10 वर्षीय जो अस्थाई बंदोबस्त था, 10 वर्षीय अस्थाई बंदोबस्त इसी के टाइम में शुरुआत हुई। और एक चीज और हुआ था इसमें कि न्यायिक कार्यों और राजस्व प्रणाली के कार्य, इन दोनों के विभाग को इसमें अलग कर दिया गया। ठीक है। और जो अस्थाई बंदोबस्त इसमें लाया गया था तो उसमें जो है जमींदारों को जो है 90 भू राजस्व का 90% कंपनी को देना होता था और 10% जो है अपने पास रखना होता था। 90% कंपनी को और 10% अपने पास यह रखना होता था। ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त को कहाँ कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त को तो ये जो है बेसिकली बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिलों में ये लाया गया था। और कॉर्नवालिस का एक लास्ट ये याद रखिएगा कि इसे जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो कॉर्नवालिस के बारे में इतना चीज आप याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सा घटना नहीं घटा था, बेसिकली ये पूछा। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध, भारत पुलिस व्यवस्था, कलकत्ता में न्याय प्रणाली की स्थापना, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने की अनुमति। तो ये जो है कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने की जो अनुमति है, बेसिकली ये जो है कॉर्नवालिस के टाइम की थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम की नहीं थी। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, डी नंबर। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है आप जानते हैं 1775 से 82 के बीच में हुआ था। पुलिस व्यवस्था हुई थी इसके टाइम में। कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें 3 बनाए गए थे ना 1861 में। सॉरी, हाँ, इसमें तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में तो थे ही कलकत्ता में न्यायालय। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को कालक्रमानुसार सजाइए। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन सॉर,
सर जॉन बार्ले और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का टाइम क्या रहता है, 1772 से लेकर के 72-73 में, ठीक है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक मिनट, लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम कितना होता है, 1813 से 1823 के बीच में ना। और जॉन सोर का टाइम क्या रहता है, 1793 से, ये जस्ट कॉर्नवालिस के बाद आए थे ना, 1793 से 98। और बार्ले का, जॉन बार्ले का जो होता है 1805 में, 1805 से 1807। और जॉन बार्ले के टाइम में ही जो है बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, बेल्लोर में सिपाही विद्रोह, ठीक है। और ये बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसमें जो है माथे पर जातीय चिन्ह, माथे पर जातीय चिन्ह और कान में बाली पहनने से मना करने पे यह विद्रोह हुआ था, कान में बाली पहनने से। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जॉन सोर का एक ही है कि इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और वारेन हेस्टिंग्स को हम लोगों ने देख लिया है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसको मिला लेते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल को काल करना अनुसार मिलाइए। तो पहला हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स 1772-91, 1 2 3 4 ही तो मिल रहा है, ये सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी तो इसको हम लोग देख लिया इंपॉर्टेंट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। तो इसके टाइम में जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 के बीच में होता है। और इसी में जो है 1816 में जो है संगोली की संधि होती है, संगोली की संधि होती है। और इसी द्वारा जो है नेपाल युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ही पिंडारियों का दमन किया जाता है, पिंडारियों का दमन किया जाता है। और इसके टाइम में जो है मराठों की शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है, मराठों की शक्ति समाप्त, 1818 में ये पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। और जो है इसके समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट जो है टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम लागू किया जाता है, ठीक है। और रैयत बाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत होती है लॉर्ड हेस्टिंग्स टाइम में होती है, रैयत बाड़ी व्यवस्था। और मद्रास का गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो जो है इसको इंट्रोड्यूस करता है, थॉमस मुनरो। और इसमें जो होता है 51% भाग पर सीधा जो है रैयत से टैक्स, सीधा रैयत से टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। और इसमें जो है, और याद रखिएगा, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा, उसमें देख लिया मराठा की शक्ति समाप्त हो जाती है, ठीक है। और पेशवा को, इसी में जो है पेशवा को पेंशनर बना दिया जाता है और कानपुर निर्वासित कर दिया जाता है। एक चीज में ध्यान रखिएगा कि प्रथम कॉफी प्लांट जो है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। प्रथम कॉफी प्लांट जो है 1823 में जो है, इसी के टाइम में यह शुरू हुआ था, ठीक है। और एक लास्ट चीज ये है कि पुणे को अधिग्रहित कर, अधिग्रहित कर मुंबई प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। तो मतलब पुणे को अधिग्रहित कर जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये भी इसके लिए पूछ रहा है। तो बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसके समय में जो है, इसके समय में जो बेसिकली इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में तो हम लोगों ने डिटेल ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी। तो आप जानते हैं होम रूल लीग की स्थापना 1916-17 में होती है। और इस समय जो वायसराय होता है वो लॉर्ड
चेम्सफोर्ड होता है। चेम्सफोर्ड होता है। तो चेम्सफोर्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं डिटेल चेम्सफोर्ड का, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड का जो शासन होता है बेसिकली, चेम्सफोर्ड का शासन जो होता है वो 1916 से 21 के बीच में यह शासन करता है, मतलब ये रहता है वायसराय। और इसके टाइम में जो है, चेम्सफोर्ड के टाइम में 1916 में जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस का एकीकरण कांग्रेस का एकीकरण होता है और मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। मुस्लिम लीग के साथ समझौता, ठीक है। और इसके टाइम में जो है ईसाई को अलग निर्वाचन क्षेत्र और सिख को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। ईसाई प्लस सिख को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। इसके टाइम में समय में जो है 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। और इसके टाइम में जो है 1917 में विश्वविद्यालय शिक्षा पर जो है सैडलर आयोग की गठन होता है। सैडलर आयोग की स्थापना जो होती है वो शिक्षा से रिलेटेड है, वो इसी के टाइम में होता है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में इसी के टाइम में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के टाइम में होता है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। और खिलाफत आंदोलन जो होता है, खिलाफत आंदोलन हो गया, फिर असहयोग आंदोलन जो हो गया, ये सब जो है असहयोग आंदोलन इसी के समय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं लॉर्ड इरविन वेलिंगटन लिनलिथगो। तो इसमें जो है किसके टाइम में क्या हुआ था ये बेसिकली यह पूछ रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग जो था इसके टाइम में जो है चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। इरविन के टाइम में नेहरू रिपोर्ट, यह 1928 में हुआ था नेहरू रिपोर्ट। विलिंगटन के टाइम में जो हुआ था सांप्रदायिक पचाट 1932 में। और लिनलिथगो के टाइम में हरिपुरा 1938, हरिपुरा अधिवेशन। तो आप मिला सकते हैं एक का एक, दो, सी का 4 और डी का 3। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉर्ड रीडिंग से, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम होता है यह होता है 1921 से लेकर के 1926 तक, ठीक है। इसके टाइम का कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं। इसके टाइम में एक तो मोपला विद्रोह हुआ, इसके टाइम में जो है 1921 में क्या बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। और इसके टाइम में जो है 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आता है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, इंडिया आता होता है। चौरा चौरी कांड होता है 1922 में। और 1922 में जो है 1922 में जो है इलाहाबाद में भी सिविल सेवा परीक्षा होता है। इलाहाबाद में जो है सिविल सेवा की परीक्षा, ठीक है। और 1922 में ही इसी के टाइम में विश्व भारती की स्थापना होती है। और 1923 में रीडिंग के टाइम में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो हम देख लिए लॉर्ड रीडिंग के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोग मूव करते हैं इरविन के बारे में। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं इरविन को थोड़ा सा। इरविन, ठीक है। इरविन का जो शासन मतलब होता है टाइम 1926 से लेकर के 1931 तक, ठीक है। पहला चीज इसमें याद रखिएगा इरविन के टाइम में कि 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, ठीक है। फिर इसमें ध्यान रखिएगा कि लाहौर जेल में जतिन दास 1929 को भूख हड़ताल करता है और 64वें दिन जो है वो मृत्यु हो जाती है। फिर
इसके टाइम में 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है और यहाँ जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, ठीक है। और इसके टाइम में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन होता है, महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाता है तब, ठीक है। फिर लंदन में प्रथम गोलमेज जो होता है इसी के टाइम में होता है, गोलमेज सम्मेलन। और फिर एक ध्यान रखिएगा, 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता जो होता है 4 मार्च 1931 को होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसमें समाप्त हो जाता है। एक चीज में ध्यान रखिएगा कि 1927 में ही राष्ट्रपति भवन मतलब बनता है, निर्माण होता है। दिल्ली समझौता इसके टाइम में होता है, दिल्ली समझौता। और राष्ट्रपति भवन के साथ साथ संसद भवन जो है इसी टाइम यह बनता है, संसद भवन, ठीक है। तो इतना चीज हम लोगों ने इरविन के बारे में देखा। हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं विलिंगटन के बारे में, ठीक है। विलिंगटन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। वेलिंगटन ये जो रहता है वायसराय 1931 से 1936 के बीच में, और इसके टाइम में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड ये होते हैं इसके टाइम में, ठीक है। सांप्रदायिक प्रचार 1932 में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, रैमजे मैकडोनाल्ड यह जो इंट्रोड्यूस करता है सांप्रदायिक पंचायत। और इसमें क्या होता है कि दलितों को हिंदू से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही जाती है। इससे जो है गांधी जी बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद अंत में इसमें पूना समझौता होता है, पूना समझौता होता है 1932 में। और इसमें जो है पूना समझौता 1932 में होता है। इसमें दलित वर्गों के साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया जाता है, हालांकि उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है बट उसको मतलब कि साधारण वाले में ही माना जाता है, ठीक है। और 1934 में जो है यहाँ बिहार में जो है भयानक भूकंप आया था, 1934 में इसी के टाइम में आया था। और सबसे बड़ी बात जो है भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 जो है भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के टाइम में इंट्रोड्यूस होता है। और बर्मा जो है अलग हो जाता है इसी के टाइम में, बर्मा अलग होता है वेलिंगटन के टाइम में ही 1935 में, ठीक है। तो वेलिंगटन के टाइम में आप ये सब इतना चीज ध्यान रखिएगा। और कोई बचा है इसमें लेन लिथुओ के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा लेन लिथुओ का, ठीक है। इसका जो टाइम काल था वो 1936 से लेकर के 1943, ठीक है, लेन लिथुओ के टाइम में। इसमें जो है लेन लिथुओ के बारे में यह ध्यान रखिएगा कि इसके टाइम में ही पहली बार चुनाव कराए गए थे, पहली बार जो है चुनाव कराए गए थे। और कांग्रेस ने 12 में से 8 प्रांत को सरकार अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और सिंध इसमें जो है कांग्रेस को पूर्ण समर्थन नहीं मिला था। इसी के टाइम में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। और इसी के टाइम में 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। इसके बाद जो है 1940 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन 1940 का, जिसमें जो है पाकिस्तान की मांग की जाती है, ये इसी में होता है, ठीक है। मतलब कि ये लेन लिथुओ के टाइम में होता है। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव
अगस्त प्रस्ताव जो है इसी टाइम में लाया जाता है। साथ ही साथ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत आता है इसी के टाइम में, और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के टाइम में, भारत छोड़ो आंदोलन। तो लिथु के टाइम में इतना कुछ हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कर्जन के टाइम में, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न 22 को काल क्रमानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो कर्जन का टाइम क्या था? 1899 से 1904 तक, 1905 तक लगा लीजिए। चेम्सफोर्ड का टाइम 1916 से 1921, मिंटो का 1905 से 1910, और लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर के 1848 तक। तो हम लोगों ने इसमें कर्जन देख लिया है, चेम्सफोर्ड देख लिया है, मिंटो देख लिया है, लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग को थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है। इसके टाइम में बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नर बलि प्रथा, इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। नर बलि प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया गया था वो इसी के टाइम में लगाया गया था। ठीक है, और हार्डिंग का क्या था? और ये था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 में, 1845-46 में, वो इसी के टाइम में हुआ था। नर बलि प्रथा का तो समाप्त किया गया था। साथ में बालिका शिशुवध, बालिका शिशुवध पर भी रोक लगाया गया था। और जो है इसमें जो है सिखों के साथ लाहौर की संधि, लाहौर की संधि हुई थी। और याद रखिएगा कि सूरत में प्रसिद्ध नमक विद्रोह हुआ था सूरत में, वो भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुई थी। और इसमें जो है 50% नमक कर कम कर दिया था, नमक कर कम कर दिया। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसमें मैच करना था। तो पहला हो गया कर्जन, फिर मिंटो, नहीं सॉरी, पहला हो गया हार्डिंग ना, तो पहला 4, फिर हो जाएगा 1, कहाँ गया, ये है बेसिकली 4 1, नहीं नहीं, 1 मिनट, कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है। पहला तो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, फिर हो जाएगा कर्जन, यानी 4 1, फिर 3 और 2, 4 1 3 तो होना चाहिए, नहीं दे रखा है, कोई नहीं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, वो ये डॉक्टर्स ऑफ लैब्स में जो मिलाए गए थे राज्य, उसके बारे में ये बोल रहा है। संबलपुर, सतारा, अवध, झांसी। तो डॉक्टर्स ऑफ लैब्स बोला है ये। तो सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था 1848 में, अवध को हो गया 1856 में, झांसी 1853, संबलपुर हो गया 1849। मैच करवा लीजिए। संबलपुर 1849, 1 का 2, सतारा 1948, ये अवध 1856 और ये थे। ठीक है, तो 2 1 4 3 सी नंबर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 21 वायसराय द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए था, ये बेसिकली पूछ रहा है। तो आप जानते हैं लॉर्ड मिंटो हम लोगों ने देख लिया था कि 1909 में जो है अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था आता है। तो ये मिंटो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना विलियम बेंटिक काल की है? विलियम बेंटिक काल की, सती प्रथा का समाप्त, ठगी प्रथा का समाप्त, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। तो कौन सा है? तो इसमें जो है सारे ही जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम का ही बेसिकली है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये जो है 1828 से 1835 के बीच में ये रहते हैं। ठीक है, और इनके समय में ही 1806 में ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने और कानों में बालियां ना पहनने के कारण जो है बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। ये बेसिकली क्या था कि इससे पहले भी जॉर्ज बार्लो के समय में भी हुआ था ये वाला, 1805 से 7 के बीच में। लेकिन फिर दोबारा जो है ये जब वो मद्रास के गवर्नर जो थे, जब ये पहले क्या थे कि मद्रास के गवर्नर थे, ये विलियम बेंटिक जो मद्रास के गवर्नर थे, तो इन्हीं के टाइम में जो है
जो वेल्लोर युद्ध हुआ था, वेल्लोर का युद्ध हुआ था 1806 के आसपास में। ठीक है, तो उस समय जो थे यही गवर्नर थे मद्रास के। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये बनते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ये जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त करते हैं। ठीक है, और बेंटिंग ने सती प्रथा के खिलाफ जो है कानून बनाकर 1829 में धारा 17, ये क्वेश्चन कई बार मतलब आता है, कम ही देखने को मिलता है, लेकिन देखा है मैंने क्वेश्चन को, कि धारा 17 के द्वारा जो है विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित करता है। तो धारा 17 जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा जो है विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित करता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कर्नल सलीमन कर्नल सलीमन की सहायता से जो है 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को जो है समाप्त करते हैं। अब ये जो ठग लोग जो होते हैं बेसिकली देवी काली की पूजा करते थे। और 1835 में जो है वेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ठीक है, स्थापना करते हैं। और मैकाले की अनुशंसा पर ये जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, या इसी के टाइम में जो है मैकाले शिक्षा पद्धति को अपनाई जाती है। और इनके टाइम में जो है शिशु बालिका की हत्या पर भी इसमें रोक लगाया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे उदार और एवं ज्ञानी गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, और इनके टाइम में जो है खासी विद्रोह हुआ था, जिसके नेता थे तीरथ सिंह। और मैसूर को अंतिम रूप से जो है 1831 में मैसूर को अंतिम रूप से ये मिला लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन काल की नहीं है? लॉर्ड लिटन काल की जो है कौन सी घटना नहीं है पूछ रहा है। शिक्षा सुधार हेतु हंटर आयोग की स्थापना, दक्कन में भीषण काल, रिचर्ड स्टेटी का अधिकतम अकाल आयु, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन। तो ये जो है शिक्षा में जो सुधार है, ये जो है इस टाइम की घटना नहीं है। लॉर्ड लिटन जो शासन करते हैं, मतलब ये सॉरी मैं बार बार शासन निकल जा रहा है, माफी मांगता हूँ। 1876 से 80 के बीच में ये रहते हैं वाइसराय। ठीक है, और हंटर आयोग जो आता है शिक्षा आयोग के लिए वो 1882 में आता है, और ये जो है रिपन के टाइम में आता है, ना कि लिटन के टाइम। तो ये जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन का जो टाइम होता है 1876 से 80 हम लोगों ने देख लिया। और इनको जो है इसको जो है बेसिकली ओवन मेरिडीथ कहा जाता है। ओवन ओवन मेरिडीथ। और यह जो है एक उपन्यासकार होता है, साहित्यकार भी होता है। ठीक है, लिटन जो है लिटन ने जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग की स्थापना करता है। अकाल आयोग की स्थापना करता है। और लॉर्ड लिटन के टाइम में ही 1877 में महारानी विक्टोरिया जो है वो दिल्ली दरबार करती है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, और इससे पहले जो है मतलब 3 टाइम बेसिकली होता है। तो फर्स्ट टाइम 1877 में होता है, फिर 1930 में होता है, और फिर 1911 में होता है। इस तरह जो है 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। उसमें 1877 जो है लिटन के टाइम में एक बार आयोजन होता है। और लॉर्ड लिटन के टाइम का सबसे बड़ा ये है कि वर्नाक्यूलर मैं लिख देता हूँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है वो पारित किया जाता है। और इसमें जो है समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और इसका जो सबसे मतलब पहला जो पत्रिका होता है वो सोम प्रकाश इसके तहत जो है पहला पत्रिका जो है इसको प्रतिबंधित किया जाता है। बेसिकली जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया जाता है वो हमार अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया जाता है, अमृत बाजार पत्रिका के लिए जाता है। लेकिन रातों रात जो है वो अपना लैंग्वेज बदल लेता है
और इंग्लिश में कर लेता है, तो इसलिए जो है वो बच जाता है, लेकिन सोम प्रकाश पर यह पहला प्रतिबंध लगता है। और लॉर्ड लिटन के टाइम में जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में जो है यह पारित हुआ था। और इसके टाइम में क्या हुआ था कि सिविल सेवा के जो परीक्षा की जो अधिकतम आयु थी, उसको इसने घटा दिया था, 21 से 19 वर्ष कर दिया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लिट्टन के टाइम में ही अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय, मैं लिख देता हूँ इसमें, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय, इसकी स्थापना होती है लिट्टन के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौन सी घटनाएं लॉर्ड रिपन काल की है? तो लॉर्ड रिपन काल की है, ये देख लेते हैं। प्रथम फैक्टरी एक्ट, इलवर्ट विल विवाद, जनगणना प्रणाली की स्थापना, स्थानीय स्वशासन की स्थापना। तो ये हाँ कौन सा काल की है, तो ये बेसिकली पूछ रहा है। स्थानीय स्वशासन इसके समय की नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो था प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो आता है 1881 में आता है, इलवर्ट बिल आता है 1885 में, और जनगणना प्रणाली जो है 1881 में आता है। रिपन का टाइम क्या होता है 1880 से 1884 बीच में। स्थानीय स्वशासन 1793 की बात है ना। तो हम लोग अब रिपन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिपन के बारे में। तो सबसे पहला तो 1880 से 1884 के बीच में यह वायसराय रहता है। और इसने सबसे पहला काम किया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने की इसने सुविधा दे दी। भारतीय भाषा में भी अब जो है पत्र पत्रिकाएं जो है वो प्रकाशित हो सकते थे। और इसने जो है जो लिट्टन ने जो कम किया था एज को, इसने बढ़ा दिया। उसने 21 से 19 किया था, इसने 19 से 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, इसने जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करता है। सॉरी मैंने क्या बोल दिया था ऊपर, हाँ ये भी तो करता है ये, एक मिनट, सॉरी, ये भी स्थानीय स्वशासन की तो स्थापना करता है नहीं, स्थानीय स्वशासन की स्थापना की शुरुआत करता है। और इसके संबंध में जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन कानून लाता है, स्थानीय स्वशासन कानून यह लाता है। और इसके समय में जो है 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना होती है। नियमित जनगणना जो है 1881 में होती है, और हर एक 10 साल के बाद अंतराल पर यह होती है। ठीक है, और पहला जो हुआ था 1872 में हुआ था, लेकिन इसमें जो है 20% इंडिया का जो पार्ट था वो छूट गया था जनगणना से, तो इसलिए जो है 1881 में नियमित जनगणना हुई और लगभग उसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और रिपन के टाइम में जो है 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आता है। प्रथम कारखाना अधिनियम आता है, और फिर शिक्षा के सुधार में हंटर की अध्यक्षता में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग आता है, आयोग जो कि शिक्षा सुधार से संबंधित होता है, प्राथमिक शिक्षा से, शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा से सुधार से संबंधित था। और इसके टाइम में जो है इलवर्ट विधेयक पारित होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूरोपीय के केस भी जो थे वो इंडियन सुन सकते थे, मतलब इंडियन जो है वो सुन सकते थे न्याय के रूप में, न्यायालय में। और अंग्रेजों ने इसका भारी विरोध किया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज और है कि इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो किसने दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटेंगल, फ्लोरेंस नाइटेंगल ने जो है रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो ये सब जो है रिपन के बारे में ध्यान रखेंगे। तो चारों स्टेटमेंट इसमें सही हो गया ना, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1881 में भारत के कौन से क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत की जनगणना रिपन काल में हुई थी? तो इसमें जो है कश्मीर
को इसमें शामिल नहीं किया गया था। हालांकि 1881 की जनगणना में हैदराबाद हैदराबाद और राज राजपुताने इनको भी ऐड नहीं किया गया था, और कश्मीर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी बेसिकली ये पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल कैसा था। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये ऐसा है दे रखा है। भारत में रेल निर्माण की दशा में प्रथम प्रयास डलहौजी ने किया था, सही है। कार्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे के विकास, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा भारत में रेलवे को आधुनिक युग का अग्रदाता माना जाता है। तो ये जो है भारत में रेलवे को आधुनिक युग का दूत जो कहा जाता है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नेता ने कहा था कि धर्म का बहिर्गमन समस्त बुराई की जड़ है एवं भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो भारतीय औद्योगिक आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी थॉमस हॉलैंड के द्वारा। थॉमस हॉलैंड के द्वारा 1916 में। अच्छा, ये जो हम लोग देख रहे थे बेसिकली क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 3 चरण में वो बढ़ती है। ब्रिटिश काल में जो है 3 चरण में बढ़ती है। पहला चरण होता है फर्स्ट चरण 1757 से 1813। ठीक है। इसमें जो है वाणिज्यवाद का बढ़ावा मिलता है, और इसके तहत जो तैयार माल जो होता है, भारत से तैयार माल जो है वो खरीद कर बेचा जाता है। और सेकंड चरण में जो होता है बेसिकली 1813 से लेकर के 1858 तक, और इसमें जो होता है औद्योगिक मुक्त व्यापार होता है। औद्योगिक मुक्त व्यापार, और इसमें जो होता है इंडिया से कच्चा माल जो है विदेशों ले जाता था। फिर तो टेक्नोलॉजिकल थर्ड चरण में जो है टेक्नोलॉजिकल यूज हो जाते हैं उसमें। तो ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर यानी इंडियन टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है इंडिया टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो लिखा गया है रजनी पामदत्त द्वारा जो है जो ये लिखा गया है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए, पूर्ति से सही उत्तर दिए। ब्रिटिशों ने अर्थव्यवस्था के प्रथम चरण में तैयार माल खरीदकर यूरोप निर्यात करता था। अभी हमने बताया कि पहला जो चरण था उसमें तैयार माल, और सेकंड चरण में जो है कच्चा माल। दोनों सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी। तो अस्थायी प्रणाली की जो शुरुआत की थी वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स को शायद हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। वारेन हेस्टिंग्स को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पहला चीज तो ये है कि इसने जो है राजकीय कोषागार को जो है मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा। और 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालत बनाया था। फौजदारी प्लस दीवानी अदालत। और दीवानी अदालत में जो है कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। कलेक्टर जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। और ठीक है, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था। तो द्वैत प्रणाली को जो है समाप्त किया था इसी ने किया था, इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने। और 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा बनाया था। प्रथम मदरसा जो है कोलकाता में बनाया था इसी ने। और जोनाथन डंकन का जो 1781 में जो बनारस में संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना की थी, संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकन द्वारा किया गया था, यही इसी ने किया था। और इसके टाइम में जो है गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो थे विलियम विल्किंस, इसी ने गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद।
अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसी के समय में जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट जेम्स अगस्टस जेम्स अगस्टस हिक्की, इसके द्वारा 1780 में जो है द बंगाल गजट का समाचार पत्र खोला गया था। और उच्चतम न्यायालय बनाया गया था 1774 में। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में 1774 में। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे था। ठीक है। और इसके समय में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, उसको देख लेते हैं। एक तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में। और सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसी के टाइम में हुआ था। और रिंग ऑफ फेंस की नीति जो है इसी ने अपनाई थी। रिंग फेंस पॉलिसी इसी ने अपनाई थी। तो ये सब जो है बेसिकली वारेन हेस्टिंग्स का है, से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जमींदारी व्यवस्था के विषय में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से उत्तर दिए। समस्त भूमि किसानों से संबंधित होती थी, जमींदारों द्वारा वसूला जाता था। यह व्यवस्था आनुवंशिक होती थी। यह व्यवस्था 29% भाग पर लागू थी। तो यह समस्त भूमि किसानों से संबंधित नहीं होती, यह स्टेटमेंट गलत है। जमींदार द्वारा वसूला जाता है, सही है। आनुवंशिक व्यवस्था थी, ये भी सही है। यह जो है 29% नहीं बल्कि 19% भाग पर लागू था, ये भी गलत है। तो बी और सी जो है सही है, यानी 2 और 3 इसको हटा दिए, 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। रैयत बाड़ी व्यवस्था को थॉमस मिल्स ने शुरू किया था, हम लोग देखिए सही बात है। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम में लागू हुई थी, सही है। यह 51% भूमि पर भूभाग पर लागू थी, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से भारत पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? तो कौन सा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा? कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन हो गया, सही है। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, बिल्कुल सही है। अकालों की बारंबारता, बार बार अकाल आने लगे, भी सही है। जमींदार कहाँ दयनीय स्थिति हुई थी, तो स्टेटमेंट गलत है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो अनिष्टों का अनिष्ट जो कहा था बेसिकली यह दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने पूरा देख लिया, कंप्लीट कर लिया। डिटेल के साथ हम लोगों ने जगह जो भी इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने अच्छे से उसको डील किया। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।